में बात होगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, विधानसभा चुनाव से पहले बिखरते एनडीए की। देखेंगे बीजेपी से क्यों नाराज हैं नीतीश और चिराग। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए क्या आदेश। जानेंगे बिहार में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में 3 और उत्तराखंड के 1 जज की नियुक्ति पर लगाई मोहर। बॉम्बे, उत्तराखंड और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1-1 जज की नियुक्ति को भी दी मंजूरी। रद्द हुई नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। 27 और 28 को होनी थी हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में यात्रा, अब 5 और 6 जनवरी को होगी यात्रा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारतीय टीम पर मंडराया फॉलोऑन का खतरा। दूसरे दिन 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 226 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 78,699 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 63 अंकों की तेजी के साथ 23,813 पर बंद हुआ निफ्टी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर सिंह लंबे समय से बीमार थे। 26 दिसंबर की देर रात अचानक वो घर पर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर सिंह के निधन की खबर लगते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। दुनिया भर से डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक संदेश आ रहे हैं। जिस समय डॉक्टर सिंह के निधन की खबर आई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर्नाटक के बेलगावी में चल रही थी और बैठक को बीच में ही रद्द कर दिया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन को भी कैंसिल किया गया। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगले 7 दिनों तक पार्टी किसी तरह के आयोजन नहीं करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचे और सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। एआईसीसी मुख्यालय में भी बैठक हुई, जिसमें मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दिन भर दिल्ली में डॉक्टर सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम नेताओं ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसे लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से शुरू होगी। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख पीएम थे और सबसे लंबे समय इस पद पर रहने वाले चौथे नेता थे। वो 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। मई 2014 तक इस पद पर 10 साल तक वो रहे। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। डॉक्टर सिंह को पूरा देश याद कर रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होंगे, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए को झटके लगते दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने की बात कही गई थी। लेकिन 2 दिन में ही ये एकता तार होती दिखाई दे गई है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू और एलजेपी की तरफ से भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जबकि शिवसेना और एनसीपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारेगी। साफ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए आपस में ही लड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में एनडीए की बैठक का भी सहयोगी दलों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दिल्ली में पिछले 26 साल से सत्ता से दूर बनी बीजेपी के लिए आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल भरी होती दिखाई दे रही है। बात अगर 2020 की करें तो पिछली बार दिल्ली में जेडीयू और एलजेपी के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई देने लगा है। दिल्ली में एनडीए बिखर रहा है तो इसका असर बिहार में दिख रहा है। बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर अचानक ही एनडीए के नेता भी आ गए हैं। पहले से ही एनडीए में खलबली मची हुई थी और अब ये टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि सहयोगी बीजेपी से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए बीजेपी अब सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें सबसे ऊपर नाम है नीतीश कुमार और चिराग पासवान का। दबाव बनाने के लिए बीजेपी सहारा ले रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। दरअसल ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईडी की तरफ से बिहार के पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। संजीव हंस के तार जेडीयू के नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश की तरफ से इस मामले में मोदी सरकार से पैरवी भी की गई थी, लेकिन केंद्र ने नीतीश की डिमांड नहीं मानी और ईडी को नीतीश के करीबियों पर कार्रवाई की छूट दे दी। और अब एक और खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। हुलास पांडे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं मिली है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की तरफ से चिराग को बड़ा मैसेज दिए जाने की तैयारी हो रही थी और उनके करीबी पर ईडी के छापे इसी मैसेज का परिणाम बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक चर्चा ये भी चल रही है कि आखिर बीजेपी अपने ही सहयोगियों के करीबियों पर कार्रवाई क्यों कर रही है। इसको लेकर जानकारों का दावा है कि बीजेपी सहयोगियों को डराकर उन पर दबाव बनाना चाहती है। अब देखना ये होगा कि सहयोगी दबाव में आते हैं या नहीं। एनडीए में टकराव तेज होता जा रहा है तो किसानों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में फटकार लगाई है और उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनशन पर बैठे किसान नेता की सेहत और उपचार को लेकर पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा है। साथ ही 28 दिसंबर को फिर सुनवाई करने का फैसला किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे, उसके बाद कोई आदेश देंगे। हमारी पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी की जिंदगी दांव पर है, पंजाब सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। इस पर पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते कि डल्लेवाल को धरना स्थल से शिफ्ट किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग किसान नेता को इस तरह से बंधक बनाकर नहीं रख सकते। डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उन किसानों की नियत पर शक है जो डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बाधा डाल रहे हैं। इसी के साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सुनवाई के दौरान जगजीत डल्लेवाल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, उसके बाद ही कोई आदेश देंगे। बता दें कि इससे पहले 26 दिसंबर को किसानों ने हरियाणा पंजाब के खनूरी बॉर्डर पर मीटिंग कर 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया था। इस दौरान पंजाब बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया था कि सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहेगी। पंजाब में किसानों के आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा रखी है तो बिहार में छात्रों के आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में अब तमाम राजनीतिक दल आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पिछले 10 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। इधर एक बार फिर यूपीएससी कोच खान सर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। तैयार है ना? अरे हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा तो टीडीपी बेच देगा। लेकिन हम सबके सामने कर पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि पहले देश का जीडीपी गिरा, फिर बिहार में पुल गिरे और अब बीपीएससी गिर गया है। बता दें कि इसके साथ ही छात्रों को पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का भी साथ मिल गया है। पप्पू यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 1 जनवरी तक बीपीएससी पूरे राज्य की परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो फिर इसके विरोध में बिहार बंद किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। अब आने वाले दिनों में बीपीएससी अभ्यर्थियों की यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा। बिहार में छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, सरकार दबाव में दिख रही है, तो वहीं मणिपुर में तो हालात और भी ज्यादा खराब बने हुए हैं। यहाँ 1.5 साल से भी ज्यादा समय से हिंसा चल रही है। जब भी सरकार की तरफ से शांति का दावा किया जाता है, हिंसा तेज हो जाती है। पिछले 24 घंटों से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हो गई है। इम्फाल पूर्व और कांगपोकली जिलों में गोलीबारी की खबर सामने आई है। दोनों जिलों के कई इलाकों में 24 दिसंबर से जारी गोलीबारी की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इन जिलों के यांगपोकपी, थमनापोकपी, थम्बापोकपी, संबुक खोक, खूनो, शांति खोंगवल सहित दूसरे इलाकों में दहशत है। बता दें कि हाल ही में राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा था कि उन्होंने सुरक्षा सलाहकार और मणिपुर के डीजीपी को इम्फाल पूर्वी जिले की सिक्योरिटी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा बल उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। वहीं 25 दिसंबर को भी सीएम ने कहा था कि मणिपुर को तत्काल शांति की जरूरत है। दोनों समुदाय आपसी समझ बनाएं। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन सीएम के इस बयान के बावजूद राज्य में हिंसा की खबर सामने आई है। इससे साफ है कि सीएम के आश्वासन के बावजूद राज्य की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में वो नाकाम साबित हुए। बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा के 600 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है, जिसे लेकर पूरा देश चिंता में दिखाई दे रहा है। तो वहीं चिंता बांग्लादेश ने भी बढ़ा रखी है। उसकी तरफ से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की डिमांड की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। वहां लगातार कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डाला। इस बीच अब बांग्लादेश ने भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। बांग्लादेश के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच दरार बढ़ने की आशंका है और अब बांग्लादेश के नेताओं ने दावा किया है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए हिंदुस्तान को एक नोट भेजा है। इसमें शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश भेजने की मांग की गई। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्हें बांग्लादेश की ओर से एक आग्रह किया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसके आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वैसे इस बात की संभावना बेहद कम है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के आग्रह को स्वीकार करेगा, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाता है तो वहाँ की सरकार उनकी जान ले लेगी। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से जो नोट भेजा गया है वो नोट ही गलत है। उससे लग रहा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर झूठी जानकारी दी। विदेशी मामलों की जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश ने भारत के साथ एक सामान्य अनुरोध किया है। आमतौर पर जो डिप्लोमेटिक नोट होता है उसमें थर्ड पार्टी को संबोधित किया जाता है, लेकिन इसमें ना तो किसी का हस्ताक्षर है और ना ही कोई खास जानकारी। इससे साफ है कि बांग्लादेश ने अब तक कोई औपचारिक प्रत्यार्पण अनुरोध नहीं भेजा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इस पर नफरत करने वालों ने उनसे सवाल फिर से किए कि वो बोलते क्यों नहीं थे। अरे भाई, वो बोलते तो थे जब देश बुरी तरह से आर्थिक मुसीबत में घिर जाता था। वो बोलते थे जब देश का क्या दुनिया का मीडिया उनसे सवाल करता था। वो बोलते थे जब भी देश का भला होना होता था। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।